हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे एलडीसी साइंस के बारे में। अपन चर्चा कर रहे थे मेरे भाई, जिसके अंदर से अपन ने रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक, मतलब कि साथियों 1 यूनिट का अपने काम कर दिया था। आज बात करेंगे मेरे भाई उसी के अंदर से सेकेंड जो पार्ट है, धातु, अधातु और उनके प्रमुख यौगिकों के बारे में। अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से अगर बात करें तो तत्व है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु, एक होता है अधातु और एक होता है मेरे भाई उपधातु। आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन तीनों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि साथियों सारी की सारी चीज़ें आपको इस क्लास के अंदर से इस टॉपिक से संबंधित कंप्लीट करवाई जाएँ। तो बस आप सभी साथियों का से एक ही निवेदन है मेरे भाई, आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब किया करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और आपको क्लासेस कंटिन्यू मिले और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो देखो साथियों, धातु, अधातु और उनके प्रमुख यौगिकों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर बात करें तो मेरे भाई तत्वों का संसार के बारे में अपन बात करते हैं। अगर वर्तमान के बारे में बात करें तो वर्तमान में साथियों 80 से अधिक प्रकार के जो तत्व हैं जो धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं वो भी ज्ञात हैं। ठीक है, इसके अंदर से अगर बात की जाए तो जो धातु हैं इनका उपयोग दीर्घकालिक से होता है। जैसे अपने पास में से औजार हो गया, उपकरण हो गया, मशीनों के पुर्जे, बर्तन, सिक्के बनाने में किया जाता था। ठीक है, जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोने का सिक्का हो गया, ये सारे के सारे आपको धातु कहलाती हैं। सोना भी एक महंगी धातु होती है। ठीक है, अगर सोना जिस देश में पाया जाता है तो साथियों उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, ग्रो करती है मेरे भाई। यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। अगर ज्ञात तत्वों के बारे में बात करें तो साथियों 118 आपको देखने को मिल जाते हैं। और बात करें तो साथियों जो धातुएं होती हैं वो मानव के शरीर में भी आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें से अपने हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, और वहीं रक्त में आयरन पाया जाता है। पौधों में भी साथियों धातुएं पाई जाती हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, क्लोरोफिल में पौधों की हरियाली का यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी जिससे आपको थोड़ा बहुत पता चल सके कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पर से अगर जब अपन पीरियोडिक टेबल देखते हैं, आवर्त सारणी देखते हैं, तो आवर्त सारणी के बाईं ओर और केंद्र में साथियों क्या मिलती हैं आपको, धातुएं देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर से मिलेंगी धातुएं और मध्य में आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन साथियों एक अपवाद भी देखने को मिलेगा। अपवाद आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेरे भाई आपको धातु नहीं देखने को मिल जाती है, याद रखना है। मतलब कि साथियों हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एस ब्लॉक हो गया और डी ब्लॉक हो जाता है, और साथियों कुछ एफ ब्लॉक में भी धातु तत्व देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जबकि अगर बात करते हैं अधातुएं होती हैं वो दाईं ओर स्थित आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें से अपने पास में से धातु, उपधातु और अधातुओं का मिश्रण है वो आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। जिसमें से अगर बात करें जैसे साथियों जो अधातुएं होती हैं इसको इस प्रकार से आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर से एक सीढ़ी नुमा आपको देखने को मिल जाता है, इस प्रकार से इनको नोट किया जाता है। अगर बात करें पी ब्लॉक के अंदर से तो उपधातु और प्रमुख अधातुएं देखने को मिल जाती हैं जिस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, जैसे एस आई हो गया, जी ई हो गया, ए एस हो गया, एस बी टी बी, ये सारे के सारे साथियों क्या हैं, अधातुएं देखने को मिल जाती हैं। दूसरा बात करते हैं साथियों यहाँ पर से इनके अंदर से साथियों मेन जो थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, ये सी डी आने वाले जो तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, धातु तथा अधातु दोनों का गुण रखते हैं। अधातु नहीं मेरे भाई, ये उपधातु हैं। उपधातु किसको कहते हैं, मतलब कि साथियों जिन धातुओं के अंदर से धातुओं का भी गुण होता है और अधातुओं का भी गुण होता है, दोनों को साथियों क्या कहते हैं, उपधातु कहा जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हो तो अतात्विक या फिर अधात्विक अपन बोल सकते हैं। अधात्विक तत्वों में साथियों प्रमुख रूप से अगर जैसे हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया और साथ ही सल्फर हो गया, हेलोजन हो गया, इस तथा अक्रिय गैस होती हैं वो आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, मोटा मोटी तौर पर बात करें तो अधातुएं कौन सी होती हैं, धातु कौन सी होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि मेरे भाई की धातु क्या होती हैं, धातुओं के गुण कौन कौन से होते हैं, किन चीज़ों को अपन कहेंगे ये चीज़ धातु है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरे भाई धातुओं के सामान्य भौतिक गुण आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर से अगर बात करें तो साथियों जो सभी धात्विक तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करते हैं मेरे भाई, धनायन का निर्माण करते हैं। ये धनायन फिर अपने क्या करते हैं साथियों, अधात्विक तत्वों से ऋणायन से संयुक्त होकर साथियों या फिर क्रिया कर यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। अब इनके कौन कौन से गुण होते हैं, सबसे पहले बात करें तो धातुओं की उच्च विद्युत
और साथ ही ताप चालकता होती है जो यहाँ पर से बता रखा है। दूसरा बात करते हैं तो साथियों इनमें से धात्विक चमक होती है, ठीक है भाई। तीसरा बात करते हैं तो साथियों क्या है, आघातवर्धनीय है, मतलब कि साथियों इनको पीट पीट कर एक लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा धातुओं में जो परमाणु है एक निश्चित संरचना में जुड़े रहते हैं, ठीक है। और दूसरा जैसे तन्यता भी देखने को मिलेगी, ये भी धातुओं का गुण है, खींचकर एक लंबा तार बना सकते हैं मेरे भाई। दूसरा बात करते हो तो एक निश्चित संरचना आपको देखने को मिलेगी। दूसरा आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर से ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाने की प्रकृति रखते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, ये गुण होते हैं, इन गुणों के बारे में थोड़ा सा याद रखना कि धातुएं ये चीज़ें होती हैं, इनके भौतिक गुण हैं, ठीक है। अब चर्चा करते हैं कि धातुओं की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, उसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा मेन रूप से अगर बात करें तो यहाँ पर से अपन खनिज के बारे में देखेंगे और साथ ही अयस्क के बारे में अपन बात करते हैं। तो प्रकृति होती है, उस प्रकृति के अंदर से धातुएं होती हैं वो मुक्त अवस्था में मिलती है मेरे भाई, और संयुक्त अवस्था में आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। दूसरा बात करें तो अधिकतर धातुओं की जो प्रकृति होती है वो याद रखना मेरे भाई नमी, ऑक्सीजन और सल्फर, हेलोजन आदि के साथ में क्रिया करने की होती है, याद रखना है। ये भूपर पट्टी में साथियों एक यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, याद रखना है ये भी, ठीक है। और कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे फिर कुछ धातुएं हैं जो मुक्त मतलब कि स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती हैं, जैसे अपन सोना मान सकते हैं, ठीक है। लोहा है, ये प्रकृति में समस्त धातुओं की अपेक्षा क्या पाया जाता है मेरे भाई, सर्वाधिक पाया जाता है, ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं कि मेरे भाई खनिज क्या होता है। ये रहा आपके पास में खनिज बनाम अयस्क के बारे में अपन चर्चा करेंगे। खनिज के बारे में अगर बात करें तो साथियों खनिज वे पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से प्राप्त किया जाता है। अधिकांश धातुएं पृथ्वी के धरातल या फिर धरातल के नीचे जो भूगर्भिक विभिन्न यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, ये थोड़ा सा याद रखना, जिनको खनन करके निकाला जा सकता है। जिसे अपन बात करते हैं तो प्रकृति के भूगर्भ में यौगिकों के रूप में प्राकृतिक उपस्थिति आपको देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक पाया जाने वाला जो धातु है वो लोहा है, ठीक है। अपवाद के रूप में अगर बात करें तो सोना जैसी उत्कृष्ट धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती हैं, ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं किसके बारे में, अयस्क के बारे में। तो अयस्क क्या होता है मेरे भाई, तो अयस्क के बारे में अगर बात करें तो वे प्राकृतिक खनिज जिनसे किसी धातु का व्यावसायिक निष्कर्षण किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, अयस्क कहा जाता है। यहाँ पर से अपन बात करें डेफिनेशन में लिखा गया है वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण कम खर्च और आसानी से किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, अयस्क कह सकते हैं। दूसरा बात करते हैं सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन साथियों सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, याद रखना। दूसरा बात करते हैं जैसे अपने पास में से एल्यूमिनियम के दो खनिज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से तो बॉक्साइड आ गया Al2O3 2S2 आ जाता है, एक आ जाता है मिट्टी Al2O3 2 SiO2 और साथ में H2 आपको देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पर साथियों जो ये बॉक्साइड है ये तो आपको अयस्क देखने को मिल जाता है, मिट्टी आपको यहाँ पर से अयस्क देखने को नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं तो साथियों सामान्य धातु क्रम के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि मतलब कि साथियों किस प्रकार से अपन धातु प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो अयस्कों से धातुओं को निष्कर्षित करने का जो प्रक्रम होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सामान्य धातु क्रम कहा जाता है, याद रखना है। सबसे पहले अपन बात करें तो साथियों जो अयस्क मिलता है उसको अपन क्या करेंगे, अयस्क का पीसना, फिर अयस्क का अपन सांद्रण करेंगे, फिर धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे, फिर धातु ऑक्साइडों का अपन अपचयन करेंगे और बाद में धातु का शुद्धिकरण अपने को प्राप्त हो जाता है। थोड़ा सा याद रखना, ये स्टेप है, थोड़ा सा पूछ सकता है आपसे। अब इन स्टेपों के बारे में अपन देख लेते हैं किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे अयस्क का पीसना। अयस्क को कैसे पीसा जाता है, तो देखो साथियों अयस्क का पीसना या फिर इसको बोल सकते हैं अपन चूर्णीकरण कहा जाता है। इसके अंदर से क्या होता है कि साथियों जो प्रकृति होती है, प्रकृति में बड़े बड़े यहाँ पर से क्या जाता है जो अयस्क के क्या हो जाते हैं पत्थर पाए जाते हैं, उन पत्थरों को क्या करता है दलित्र की सहायता से साथियों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। बड़े बड़े पत्थर थे, इनको तोड़ लिया गया, इस प्रकार से चेंज कर दिया गया मेरे भाई। बाद में अपने पास में इसमें बात करें देखो यहाँ पर से, और बाद में आपको छोटे टुकड़े हैं उनको स्टेप मिले या फिर बॉल मिल के सहायता से इनको क्या किया जाता है, बारीक चूर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं तो साथियों दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा अयस्क का सांद्रण। इसके अंदर से क्या होता है कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त अयस्क से अवांछित पदार्थों का निष्कासन होता है, उसको साथियों क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। जिसमें से अधात्री आपको देखने को मिलेगी, अयस्क में उपस्थित जो अवांछित अशुद्धियाँ हैं जैसे रेत, मिट्टी, पत्थर, कंकर, इनको अलग करना।
अब आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, जो अयस्क का सांद्रण है इसकी 3 विधियां आपसे पूछी जा सकती हैं। कौन कौन सी विधि है? एक तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि आती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि आती है, एक आती है झाग-पलवन विधि। आपको ये याद रखना है। सांद्रण की कौन कौन सी विधियां? गुरुत्वीय पृथक्करण की विधि, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण की विधि, तीसरा झाग-पलवन की विधि। अब इन तीनों विधियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है, इस विधि में इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि साथियों यह अयस्क को जल की धारा में रखे जाने पर साथियों जो कम घनत्व होने के कारण जो मिट्टी, रेत आदि को बहकर साथियों क्या जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और जो उच्च घनत्व वाले भारी धातु होती हैं वो वहीं रह जाती हैं। इस विधि के अंदर से क्या होता है कि जो चूर्णित अयस्क को ढलवा प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, बाद में क्या होता है साथियों उसके अंदर से प्रबल जल की धारा प्रवाहित करते हैं और अयस्क के कण भारी होने के कारण साथियों वहीं रह जाते हैं और जो अशुद्धियाँ रहती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। इसके अंदर से किस में करते हैं? ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में किया जाता है। और बात करें जैसे ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, ये किसके ऊपर आधारित है, कौन से सिद्धांत पर आधारित? तो मेरे भाई याद रखना, ये घनत्व के सिद्धांत पर आधारित है। थोड़ा सा अपन डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम रहा, यहाँ पर से देखो साथियों बारीक पिसा हुआ अयस्क का ये ऊपर से डाला जा रहा है। डायग्राम से देखोगे तो थोड़ा सा याद रखना है। बाद में साथियों क्या होता है कि जो जल की प्रबल धारा वो यहाँ से की जाती है और यहाँ से जैसे ऊपर बौछार की जाती है तो जो छोटे छोटे कण होते हैं, हल्के कण होते हैं जिसमें मिट्टी, रेत, धातु है, वो बाहर निकल इधर चले जाते हैं और जो भारी कण होते हैं वो नीचे आ जाते हैं मेरे भाई, और यहाँ पर से इसको क्या कर जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। उच्च घनत्व वाले जो भारी धातु हैं वो यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। और जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है ये साथियों इसका जो घनत्व भार में अंतर पर आधारित है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, दूसरी कौन सी विधि थी मेरे भाई? चुंबकीय पृथक्करण विधि के बारे में बात करते हैं। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि के अंदर से क्या होता है कि चुंबकीय अयस्क अथवा चुंबकीय अशुद्धियाँ होती हैं, इस विधि के द्वारा इसको अलग किया जाता है। अयस्क को साथियों चूर्ण को क्या करते हैं, एक पट्टे पर डालते हैं और साथियों पट्टे को एक विद्युत चालक युक्त चक्कर के द्वारा घुमाया जाता है और बाद में साथियों क्या होता है जो अयस्क है वो नीचे गिरते रहते हैं, 2 डेरियों में बदल जाते हैं। बाहर वाले डेयरी की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको अचुंबकीय पदार्थ मिल जाते हैं और जो भीतर वाली जो डेयरी है उसमें से विद्युत चुंबकीय कण आकर्षित होने के कारण साथियों क्या होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ आपको देखने को मिल जाते हैं। इस विधि में साथियों जो लोहे के अयस्क को सांद्रित करने में काम आती है, ये भी याद रखना है। यहाँ पर से देखें मेरे भाई, कहाँ पर है ये, होगा ना, ये रहा। ठीक है। इसमें क्या कहा गया, पिसा हुआ अयस्क डाला इस पट्टे के ऊपर। ठीक है। यहाँ पर से अपने पास में से क्या होता है, विद्युत चुंबक आपको देखने को मिल जाती है। ये बाहर वाले जो डेयरी है इसको चुंबकीय मतलब कि यहाँ पर से देखो, थोड़ा सा देखो, इसको उल्टा बना दिया गया मेरे भाई, थोड़ा सा याद रखना। ये है, ये इधर वाला है ना, ये इधर वाला तो क्या है मेरे भाई, चुंबकीय पदार्थ आपको देखने को मिल जाता है। मैं लिख देता हूँ मेरे भाई, चुंबकीय पदार्थ आपको देखने को मिलेगा। अधात्री नहीं है, इसको काट देना। और यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या है, ये अचुंबकीय पदार्थ आपको देखने को मिलता है। अचुंबकीय पदार्थ मतलब के साथियों इसको अधात्री बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आधात्री इसको बोला जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। क्योंकि इस बेल्ट के चिपकने के बाद में यहाँ से इधर पर गिरेगा अंदर की तरफ चुंबकीय पदार्थ और बाहर की तरफ गिरेगा मेरे भाई अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसको अपन आधात्री बोला जाता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा झाग-पलवन विधि आती है। इस विधि के अंदर से क्या होता है कि साथियों अयस्क और अशुद्धियों के कणों को पानी और तेल में भिगोकर साथियों गुण के अंतर के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस विधि के अंदर से साथियों क्या होता है कि उन धातुओं का निष्कर्षण करने में काम आती है जिनमें साथियों अयस्क के कण हैं वो तेल के द्वारा साथियों अशुद्धियाँ हैं वो पानी के द्वारा भीगती हैं। थोड़ा सा याद रखना। और इस विधि के अंदर से साथियों सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, याद रखना है। जो चूर्णित अयस्क का पानी के साथ में पेस्ट बनाया जाता है उसमें थोड़ी मात्रा में साथियों क्या होता है कि चेड का तेल मिलाया जाता है, चेड का तेल होता है, और बाद में साथियों अल्प मात्रा में सोडियम एथिल जेंथेट भी मिलाते हैं। बाद में क्या होता है कि जो चेड का तेल है वो झाग बनाता है, जबकि जो जेंथेट है वो अयस्क के कणों को ऊपर की तरफ खींच कर लाता है। इस मिश्रण में क्या होता है कि साथियों एक छिद्रयुक्त नली के द्वारा क्या होता है कि हवा के तीव्र धारा के साथ में इसको हिलाया जाता है, जिससे क्या होता है झाग उत्पन्न हो जाते हैं। झाग अपने साथ में क्या करते हैं साथियों, जो हल्के कण होते हैं उसको सतह पर ले जाते हैं और जो भारी अशुद्धियाँ होती हैं वो पानी के तले में जम जाती हैं। ठीक है। और इसके द्वारा इनको अलग कर लिया जाता है, अयस्क को अलग कर लिया जाता है और जो अशुद्धियाँ हैं मतलब कि अयस्क है उनको अलग कर लिया जाता है। यहाँ पर भी डायग्राम देखा रखा होगा, ये रहा आपके पास में झाग-पलवन विधि का। कणों के
पानी और तेल से भीगने की प्रकृति में अंतर आपको देखने को मिलता है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब क्या क्या मिलाया जाता है ये बहुत बार पूछा है। अयस्क में साथियों जल के साथ में चीड़ का तेल और सोडियम एथिल जेंथेट भी मिलाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा जो आता है सांद्रण की विधियों में जो एक अपन देख लेते हैं, देखो किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसे गुरुत्व पृथक्करण विधि है, इसमें से साथियों इसका मुख्य सिद्धांत क्या है, घनत्व और भार का अंतर है। इसके अधात्री का व्यवहार कैसा होता है मेरे भाई, की पानी की धारा के साथ में बह जाती है। और चुंबकीय पृथक्करण में बात करें तो चुंबकीय गुण आपको देखने को मिलता है और चुंबक से दूर गिरती है। झागफलन में यदि बात करें तो भीगने की प्रकृति पर आधारित है और पानी में भीगने पर नीचे बैठ जाती है, यह पर थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों धातु क्रम का जो मास्टर ब्लूप्रिंट है वो आपको दिखा रखा, किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर से अगर बात करें जैसे अयस्क ले लिया, अयस्क को दलित चूर्ण में बदला, ठीक है, और बाद में इसका सांद्रण किया। सांद्रण अपन कौन कौन से, एक चुंबकीय और गुरुत्वीय झागफलन विधि, एक रासायनिक विधि जाती है, फिर इसका भर्जन या फिर निस्तापन किया जाता है, फिर उसका ऑक्साइड किया जाता है, फिर इसका प्रगलन किया जाता है और बाद में अशुद्ध धातु मिलती है। अशुद्ध धातु को साथियों अपन विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध धातु को प्राप्त कर लिया जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। और बात करते हैं जैसे अपने पास में से झागफलन विधि दोबारा से आ गई, एक थोड़ा सा रासायनिक विधि भी है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मुख्य रूप से बात करें तो सल्फाइड अयस्कों के लिए होती है। झाग बनाने के लिए साथियों चीड़ का तेल का प्रयोग मिलाते हैं। और दूसरा बात करें तो कलेक्टर में सोडियल एथिल जेंथेट है जो कणों को ऊपर खींच कर लेकर आता है, ये थोड़ा सा याद रखना। रासायनिक विधि के बारे में बात करें तो साथियों ये जो विधि है अयस्क को रासायनिक पदार्थ से क्रिया करवाकर अलग करना होता है। मुख्य उपयोग बात करें तो साथियों एल्यूमिनियम के सांद्रण में इसका प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं धातु ऑक्साइड में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। यहाँ पर से अगर बात करते हो तो देखो साथियों यहाँ पर से मेन रूप से आता है, एक तो भर्जन से करते हैं और एक आपको निस्तापन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें तो सांद्रित अयस्क का जो धातु ऑक्साइड में परिवर्तन आ जाता है तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि सांद्रित अयस्क को साथियों ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। और इन ऑक्साइड में परिवर्तित करने की दो विधियां आपको देखने को मिलती हैं, एक तो आ जाता है भर्जन आ जाता है और एक आता है निस्तापन आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे भर्जन के बारे में। भर्जन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में साथियों उच्च ताप पर लेकिन गलनांक से कुछ कम ताप पर गर्म किया जाता है। यह जो कार्य है परावर्ती भट्टी में किया जाता है। इस प्रक्रिया में साथियों धातु अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है और यह विधि है साथियों सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में काम आती है, याद रखना है। चीज़ें मैंने लिखी गई हैं। वायु की उपस्थिति में साथियों किया जाता है भर्जन। ठीक है, तापमान होता है गलनांक से कम ताप पर इसको गर्म किया जाता है। अयस्क का जो प्रकार है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है, जिसमें आपके पास में क्रिया दे रखी है, जैसे 2 MS दे रखा है और साथ में 3 O2 दे रखा है, इसमें इस प्रकार से किया गया। ये धात्विक सल्फाइड है, इसके साथ में धात्विक जो है ना इधर वाला ये धात्विक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। अब एक दूसरी जो विधि आती है वो निस्तापन आती है। निस्तापन के बारे में अगर बात करें तो साथियों इस विधि में जो सांद्रित अयस्क को साथियों वायु की अनुपस्थिति में क्या किया जाता है मेरे भाई, गलनांक से कुछ कम ताप पर गर्म किया जाता है। याद रखना भर्जन होगा मतलब कि साथियों वायु की उपस्थिति में, निस्तापन होगा वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है, और बाद में साथियों यह विधि है ये जल योजित ऑक्साइड अथवा कार्बोनेट अयस्कों के उपयोग में ली जाती है, याद रखना है। ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा याद रखना, निस्तापन कब होता है और भर्जन कब होता है। ठीक है, साथ ही आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, परावर्तनीय भट्टी जो कार्यप्रणाली किस प्रकार से होती है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई ये होता है चूल्हा जहाँ पर से ईंधन जलाया जाता है, याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से गर्म गैसों या फिर ज्वालाओं हैं जो अयस्क से सीधे संपर्क में आती हैं, जो दिखा रखा है, और यहाँ से ईंधन या भट्टी को गर्म करने के लिए किया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना, ऐसी परावर्तनीय भट्टी होती है। दूसरा बात करते तो इस भट्टी का जो उपयोग है मुख्य रूप से साथियों किस में किया जाता है, भर्जन के लिए किया जाता है। यहाँ पर से सीधा सीधा पूछेगा कि मेरे भाई भर्जन में कौन सी भट्टी का काम किया जाता है। ठीक है, तो वात्या भट्टी परावर्तनीय भट्टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, धातु ऑक्साइडों का अपचयन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर से क्या होता है साथियों, जो भर्जित अथवा निस्तापित अयस्क को उसकी प्रकृति के अनुसार उसका अपचयन कर धातु की प्राप्ति की जाती है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो भर्जन और निस्तापन से ऑक्साइड बनते हैं, जिसे मुक्त धातु प्राप्त करने के लिए साथियों कार्बन द्वारा क्या जाता है, अपचयन किया जाता है। इसके अंदर साथियों क्या होता है कि धात्विक ऑक्साइड को कोक या फिर कार्बन का शुद्ध रूप और उसमें सबसे सस्ता अपरूप होता है उसके साथ मिलाकर साथियों क्या जाता है, वात्या भट्टी या फिर धमन भट्टी में गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है कि साथियों धातु पृथक हो जाता है और धात्विक ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अथवा कार्बन
डाइऑक्साइड में बदल जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। जैसे प्रकार यहाँ पर से दिखा रखा है मेरे भाई, वर्जित अथवा निस्तापित अयस्क है, इसमें से कोक मिलाया और बाद में इसको वात्या भट्टी में गर्म किया जाता है। जैसे अपने पास में से मुख्य अभिक्रिया दिखा रखी है, इस प्रकार से याद रखना है। अपवाद लिख रखा है मेरे भाई कि यदि कार्बन द्वारा अपचयन संभव नहीं है तो विद्युत अपघटनी विधि द्वारा धातु का विस्थापन विधि में उपयोग होता है, थोड़ा सा याद रखना है। अब बात करते हैं धातुओं का विद्युत जो परिष्करण है वो किस प्रकार से किया जाता है। ऊपर अपन जितनी भी विधियां देख कर आई उससे शुद्ध धातु प्राप्त नहीं किया जाता, लेकिन साथियों धातुओं का जो विद्युत परिष्करण है इसके अंदर से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए साथियों धातु और उससे उपस्थित अशुद्धियों के आधार पर साथियों अपन बहुत सारी विधियां देख ली थी। अब यहाँ पर से कहता है कि धातुओं का शुद्धिकरण और आसवन ऊर्ध्वपातन दूसरा था गलिन पृथक्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, याद रखना है। और विद्युत अपघटन है वो सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है। इसके अंदर से होता क्या मेरे भाई कि धातु के जो लवण हैं वो विलयन को विद्युत सेल में लेते हैं और अशुद्ध धातु की मोटी छड़ एनोड और शुद्ध धातु की पतली छड़ है वो कैथोड आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं तो तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि धातु इस विधि से रूप में प्राप्त की जाती हैं, याद रखना है। यहाँ पर से जो कैथोड है ये शुद्ध धातु की पतली छड़ है, एनोड है मेरे भाई अशुद्ध धातु की मोटी छड़ आपको देखने को मिल जाती है। विलयन के जो धातु के लवण है वो विद्युत अपघट्य यहाँ पर से देखने को मिलते हैं और एनोड पंख की तरफ अगर बात करें तो अशुद्धियाँ जो बर्तन के पेंदे में जमा हो जाती हैं। थोड़ा सा याद रखना कि जो शुद्ध धातु हैं वो किस पर, कैथोड पर होंगे और अशुद्ध हैं वो एनोड की तरफ चले जाते हैं, याद रखना है। ठीक है, इतना चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं कॉपर के बारे में, कॉपर धातु क्रम के बारे में, या फिर अपन बोल सकते हैं तांबा धातु क्रम के बारे में। इससे सवाल बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है। सबसे पहले अगर बात करें तो देखो मेरे भाई कॉपर या फिर तांबा दोनों एक ही चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर बात करें कॉपर के ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में तो साथियों पत्थर युग था उसमें से प्रयुक्त होता था सर्वप्रथम। भौतिक गुणों के बारे में बात करें तो साथियों विद्युत का उच्च चालक होता है, तार और केबल के उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रमुख मिश्र धातुओं के बारे में बात करें तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है, बहुत बार पूछा जाता है। पीतल है, ब्रॉन्ज जिसको अपन बोल सकते हैं Cu और जर्डन आ जाता है। कांसा बात करें तो मेरे भाई Cu और जर्डन से एसन से बनाया जाता है। थोड़ा सा याद रखना किस किस का मिश्रण होता है, इसी सवाल बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं तो तांबे के जो अयस्क होते हैं वो मुख्य अवस्था में कौन कौन से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर से तांबे के प्रमुख अयस्क हैं, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, आपसे पूछ सकता है। जैसे संयुक्त अवस्था में ऑक्साइड के रूप में अयस्क का जो नाम है वो क्यूप्राइट है, फिर रूबिक कॉपर आपको देखने को मिलेगा, जो सूत्र है CuO है, Cu2O आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई यहाँ पर से दे रखा है कौन सा, सल्फाइड दे रखा है, इसका अयस्क का नाम है कॉपर पायराइट आ जाता है। इसका जो अयस्क का सूत्र होता है CuFeS2 आपको देखने को मिलता है। सल्फाइड आपको देखने को मिलेगा जिसको अपन कॉपर ग्लांस कहा जाता है। इसका जो अयस्क का सूत्र है Cu2S आपको देखने को मिलेगा। कार्बोनेट बात करें तो कार्बोनेट का जो अयस्क का सूत्र हो, अयस्क का नाम होता है वो याद रखना मेलेकाइट आपको देखने को मिलता है। इसका जो अयस्क का सूत्र होता है CuCO3 CuOH2 आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखना है। और बात करें जैसे दुनिया भर में कॉपर का 78% उत्पादन है वो कॉपर पायराइट किससे, CuFeS2 से किया जाता है, याद रखना है। दूसरा बात करें देखो साथियों तांबे की निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। तांबे के निष्कर्षण के अंदर से बात करें तो साथियों सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मुक्त कॉपर से। तो प्रकृति में पाई जाने वाली जो कॉपर के चट्टानों को तोड़कर क्या कहता है कि मेरे भाई चूर चूर कर लिया जाता है और इस ढेर में साथियों क्या होता है तेज जल की धारा प्रवाहित की जाती है और मिट्टी कंकड़ के पत्थर हैं वो टुकड़े बहकर बाहर निकल जाते हैं और बचे हुए कॉपर को गलाकर एक सांचे में भर जाता है और ठंडा होने के बाद में उसको गुटके की तरह निकाल लिया जाता है। ये तो ये आई। दूसरा बात करते हैं साथियों ऑक्साइड अथवा कार्बोनेट के अयस्क से किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें तो कॉपर ऑक्साइड से, और कार्बोनेट अयस्कों को चूर कर क्या करते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के निष्कालन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि यह कॉपर सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत अपघट्य करने पर आपने क्या कहते हैं कॉपर धातु प्राप्त कर ली जाती है। थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा, ऑक्साइड से आपको देखने को मिलेगा। कॉपर ऑक्साइड से अपने देख लिया, अब आता ऑक्साइड अथवा कार्बोनेट का अयस्क को अपन चूर चूर करने के बाद में क्या करते हैं साथियों इसका निस्तापन किया जाता है जिससे कार्बन डाई ऑक्साइड है और नमी निकल जाती है। इस प्रकार अपने पास में से प्राप्त जो ऑक्साइड होता है पिसाव कोक मिलाकर परावर्तित जो भट्टी होती है उसमें से अपचयन कर कॉपर धातु प्राप्त कर ली जाती है। एक आता है मेरे भाई
सल्फाइड एस्क से। सल्फाइड एस्क से क्या करता है कि कॉपर का जो मुख्य एस्क है वो सल्फाइड एस्क अथवा कॉपर पायराइट है, जो दुनिया भर में साथियों 78% उत्पादन इसी एस्क किया जाता है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और साथियों इसको कॉपर पायराइट अथवा कॉपर ग्लांस की कॉपर निष्कर्षण विधि के द्वारा सामान आपको देखने को मिल जाता है। अब इसमें से किस प्रकार से करते हैं, देखो मेरे भाई, नेक्स्ट बात करें सल्फाइड एस्क के अपन कॉपर और वर्जन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि परावर्तनीय जो भट्टी होती है उसमें वायु की उपस्थिति में साथियों उसका वर्जन किया जाता है, जिसमें से आर्सेनिक और एंटीमनी की जो अशुद्धियां हैं वो वाष्प बनकर उड़ जाती हैं। मुख्य अभिक्रिया के बारे में अगर बात करें ना अभिक्रियाओं के बारे में, तो साथियों यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा जो कॉपर पायराइटेज ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, वर्जन करने पर साथियों पहले क्यूप्रस सल्फाइड में चेंज होगा और बाद में ये जो फेरस सल्फाइड है उसमें से बदल जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना, अभिक्रिया आपसे पूछ सकता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से क्या होता है कि जो मेन रूप से बात करें तो दोनों आंशिक रूप से आपको देखने को मिलेगा जो ऑक्सीकृत होकर साथियों क्यूप्रस ऑक्साइड और साथ में ही जो आ जाता है यहाँ पर से फेरस ऑक्साइड आपको देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं सल्फाइड एस्क से कॉपर प्लगरन के बारे में बात करते हैं। ये किस में होता है मेरे भाई, याद रखना, ये वात्या भट्टी में किया जाता है। यहाँ पर से सबसे पहले अगर बात करें तो कॉपर ऑक्साइड फेरस सल्फाइड से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड बनाता है, याद रखना, जिसमें से अशुद्धियाँ हैं वो धातुएं मेल बनकर अलग हो जाती हैं, ठीक है। इस वात्या भट्टी का डायग्राम दिखा रखा है, यहाँ पर से वर्जित अयस्क मिलाते हैं, कोक सिलिका हो गया, ये स्टील की बॉडी होती है, साथ में अपने भीतरी अग्नि सतह की सीटें आपको मतलब कि जो ईंटें हैं वो लगाई जाती हैं और गर्म हवा के झोंके यहाँ से दी जाते हैं और धातु निकल कर ये यहाँ पर से निकल आता है। आगे बात करते हैं अपन, देखो साथियों यहाँ पर से सवाल दे रखा है, जैसे कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में लिखा गया है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जागपलवन विधि द्वारा होता है, चीड़ का तेल इसमें से प्रयुक्त किया जाता है। वर्जन के बारे में बात करें तो वायु की उपस्थिति में, जबकि निस्तापन है वो वायु की अनुपस्थिति में होता है, याद रखना है। विद्युत परिष्करण है, यह अशुद्ध धातु एनोड पर मोटी छड़ पर होता है और शुद्ध धातु होता है वो कैथोड पतली छड़ पर बनता है, याद रखना है। कॉपर के मिश्रण में बात करें तो पित्तल है वो Cu और Zn का मिश्रण होता है और जो कांसा होता है वो CuSn का मिश्रण आपको देखने को मिल जाता है, याद रखना है, ठीक है। तांबे का जो 78% निष्कर्षण है वो कॉपर पायराइट से होता है, ये भी याद रख लेना। तो अपन ये वाली क्लास अपनी ये समाप्त करते हैं मेरे भाई। आगे का जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड वीडियो में चर्चा करेंगे मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इसकी जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। जय हिंद जय भारत।